स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई रिविटेड ज्वाइंट है तो उस ज्वाइंट में रिविट भी होगा और प्लेट भी होगा। अगर उस ज्वाइंट पर बाहर से कोई लोड एक्ट कर रहा है तो उस ज्वाइंट में स्ट्रेस आएगा। अगर स्ट्रेस आएगा तो आप सोचेंगे कि स्ट्रेस सर रिविट में भी आ सकता है और स्ट्रेस प्लेट में भी आ सकता है। तो सर मैक्सिमम कितना स्ट्रेस आएगा तो रिविट सेव रहेगा और मैक्सिमम कितना स्ट्रेस आएगा तो प्लेट सेव रहेगा। यानी मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इसी को बोलते हैं। यानी मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन रिविट देखेंगे कि कितना तक अगर उसमें स्ट्रेस आएगा तो हमारा रिविट कनेक्शन में सेफ रहेगा, कितना मैक्सिमम स्ट्रेस प्लेट में आएगा ताकि प्लेट हमारा क्या हो, कनेक्शन में सेफ रहे। आज इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, ये ऑलरेडी आईएस कोड में मेंशन है कि इतना रिविट में अगर परमिसिबल यानी मैक्सिमम स्ट्रेस आएगा तब वो रिविट सेफ रहेगा कनेक्शन में। अगर इतना आपको प्लेट में स्ट्रेस आएगा तो वो प्लेट किस में सेफ रहेगा, कनेक्शन में। ठीक है, तो ये ऑलरेडी आईएस कोड में मेंशन है, उसी को हम लोग सिस्टमैटिक स्टडी कर लेंगे। जब इतना बात हम लोग कंफर्म कर लेंगे यानी पूरी तरह से स्टडी कर लेंगे तब हम लोग मूव करेंगे कि कनेक्शन को न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप को फॉलो करेंगे और कौन कौन सी न्यूमेरिकल डाटा को आईएस कोड के अनुसार ध्यान में रखना होता है, ये सारे चीज़ को सीख लेंगे और लास्ट में डिजाइनिंग का स्टेप के बारे में चर्चा करेंगे। और आज की क्लास इतना ही रहेगा और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अगले क्लास से न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं कि रिविट में कितना मैक्सिमम स्ट्रेस आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग बड़े आराम से प्रीवियस क्लास से स्टडी करते आ रहे हैं कि बहुत सारे टाइप के रिविट पढ़ते हैं। फील्ड रिविट होता है, सॉफ्ट रिविट होता है, पावर ड्राइवन रिविट होता है, हैंड ड्राइवन रिविट होता है। तो अलग अलग टाइप्स के रिविट के लिए अलग अलग स्ट्रेस डेवलप होते हैं जो आईएस कोड में मेंशन है, उसी के अनुसार हम लोग को याद करना। ओवरऑल देखा जाए कि कभी कभी एग्ज़ाम में ये टेबल मिलते हैं और कभी कभी एग्ज़ाम में टेबल नहीं मिलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस टेबल को पूरी तरह से याद कर लेंगे और याद करना कोई बड़ी बहादुरी नहीं है। ठीक है, हाँ, सबसे पहले देख लेते हैं कितने टाइप्स के रिविट होते हैं ड्राइवन के बेस पर। ठीक है ना, हाँ, तो देखिए रिविट जो होते हैं ये सॉफ्ट रिविट भी हो सकते हैं या तो फील्ड रिविट भी हो सकता है। तो बड़ा आसानी से देखिए कि अगर सॉफ्ट रिविट है और एक कोई फील्ड रिविट है तो ओबियस है कि सॉफ्ट रिविट जो होता है वर्कशॉप में बनाया जाता है तो इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा फील्ड रिविट के कंपैरिजन में। तो कितना कम होगा तो बोला कि 10% का अंतर होता है। तो सर मजबूत कौन होगा तो सर सॉफ्ट रिविट मजबूत होता है और फील्ड रिविट क्या होता है, कमज़ोर होता है। कितना परसेंट कमज़ोर होगा तो सर 10% कमज़ोर होगा, इस बात को ध्यान देना है। ठीक है ना, और हैंड ड्राइवन और पावर ड्राइवन में 20% का अंतर होता है। कितना परसेंट का, 20% का अंतर होता है। देखिए एक बात और ध्यान दीजिए, अगर आपके क्वेश्चंस में सिर्फ पावर ड्राइवन लिखा है तो आपको समझ लेना है कि पावर ड्राइवन सॉफ्ट रिविट की बात कर रहा है। अगर सिर्फ सॉफ्ट रिविट कर रहा है तो भी आप लोग को समझ लेना है कि पावर ड्राइवन सॉफ्ट रिविट कर रहा है। ठीक है ना, हाँ, तो पावर ड्राइवन देखो, पावर ड्राइवन अगर सॉफ्ट रिविट की बात करेगा, पावर ड्राइवन अगर सॉफ्ट रिविट की बात करेगा तो एक्सियल टेंशन में जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो होगा 100 मेगापास्कल। अगर ये पूछा जाए कि बताओ शेयरिंग स्ट्रेस पावर ड्राइवन सॉफ्ट रिविट का कितना होता है तो आपको बताना होगा कि सर 100 मेगापास्कल होता है। अगर क्वेश्चन से ये पूछा जाए कि बताओ कि बियरिंग स्ट्रेस पावर ड्राइवन सॉफ्ट रिविट का कितना होता है तो उस स्थिति में आपको बताना होगा 300 मेगापास्कल होता है। ठीक है, हाँ, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि सॉफ्ट रिविट तो है ही लेकिन हैंड ड्राइवन है तो उस स्थिति में एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस पावर ड्राइवन से 20% कम जाता है हैंड ड्राइवन में। इस चीज़ को समझिएगा। तो 100 का 20% कितना होगा तो बोलेंगे कि सर 80 होगा। 100 का 20% कितना होगा तो सर बोलेंगे कि 80 होगा। लेकिन बियरिंग के केस में कितना होता है, 250 मेगापास्कल होता है। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। ठीक है ना, हाँ, एक बात और, अगर कोई शॉप में रिविट बनल है,
अगर वही रिविट को अगर फील्ड में ले जा करके बनाएंगे तो उससे 10% की ताकत स्ट्रेंथ कम जाती है। यानी अगर पावर ड्राइवेन अगर पावर ड्राइवेन 100 रिविट है, अगर वही पावर ड्राइवेन को फील्ड रिविट मिलाएंगे तो 10% का ताकत कम जाएगा, स्ट्रेस कम जाएगा। तो बताओ 10% मतलब 100 का 10% कितना कमेगा, यानी 100 का 10% 10 कमेगा, यानी 90 बचेगा, यानी 90 मेगा पास्कल होगा। तो पावर ड्राइवन फील्ड रिविट रहेगा तो 90 मेगा पास्कल होगा इसकी मैक्सिमम स्ट्रेस। अगर यही इसकी शेयरिंग के केस में कितना होगा, तो सर इसका 10% कमा दो 90 मेगा पास्कल। तो सर बियरिंग केस में कितना होगा, 10% कमा दो तो 270 मेगा पास्कल होगा। इस चीज़ को आप समझो। अगर हैंड ड्राइवर रहेगा तो हैंड के साथ कमेगा। तो देखिए बड़े आसानी से यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए कि पावर के साथ कमेगा और हैंड के साथ कमेगा। तो बताओ पावर के साथ कमा दिए तो हैंड के साथ कमाइए। तो बताओ 80 का 10% कितना होगा, तो सर 80 का 10% सर 72 होगा, यानी 80 का 10% कमेगा तो 72 बचेगा। इस 80 का 10% कमेगा तो कितना होगा, 72 मेगा पास्कल होगा। अगर ये 250 लिखा गया, इसको 250 बोलिए मेगा पास्कल। अगर इसका अगर कमेगा तो हो जाएगा 225 मेगा पास्कल। ठीक है ना। आप इस टेबल में ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, आप इस टेबल में ऑब्जर्व क्या कर रहे होंगे कि एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेस दोनों क्या है, हर एक टाइप के रिविट के लिए सेम है। जो पावर ड्राइवन के लिए एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस है वही शेयरिंग में है, जो हैंड ड्राइवन के लिए एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस है वही शेयरिंग में है, जो पावर ड्राइवन फील्ड के लिए है एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस वही शेयरिंग में है। यानी क्या देख रहे हैं कि ये दोनों डाटा सेम चल रहे हैं, लेकिन बियरिंग सिर्फ चेंज हो रहा है। यहाँ 100 तो यहाँ 100, यहाँ 80 तो यहाँ 80, यहाँ 90 तो यहाँ 90, यहाँ 72 तो यहाँ 72, सिर्फ ये चेंज हो रहा है। तो आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं इस टेबल को। आपको एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा जो यूज आएगा वो कौन सा टेबल का आएगा, तो आपके एग्ज़ाम में यही टेबल सबसे ज़्यादा पूछेगा। पावर ड्राइविंग 100 रिविट के केस में बताओ एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस कितना होता है, तो आपको बताना होगा कि सर 100 होता है। ठीक है ना। और दूसरा जो आने वाला यूज है ये फील्ड रिविट का, यानी फील्ड रिविट का ये पूछेगा। यही दो को आप ज़्यादा याद रखोगे, बाद बाकी ऑब्जेक्टिव के लिए, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है ना। तो कुछ याद रहे चाहे ना रहे, ये दोनों टेबल को आप बड़े आसानी से याद रखोगे। ठीक है ना। हाँ, और यहाँ पे 2 लल्लू सा एग्जाम्पल्स करा देंगे और आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये तो हुआ हम लोग को स्ट्रेस किसके लिए पढ़े, तो सर रिविट के लिए, कि अगर इतना रिविट आएगा अलग अलग टाइप्स में तो वो सेफ माना जाएगा। तो बड़े ध्यान समझिए, ये स्ट्रेस किसके लिए है, मैक्सिमम एलाउएबल स्ट्रेस या परमिसिबल स्ट्रेस, तो रिविट के लिए। तो प्लेट के लिए कितना होता है, तो यहाँ पे लिख लीजिए कि मैक्सिमम, यहाँ नीचे देखा पड़ा ना, हाँ यहाँ पे लिख लीजिएगा नोट में करके, मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन प्लेट में कितना होगा, तो 0.6 इंटू FY होता है। FY क्या है, तो FY है आपको, FY तो जो होता है वो यील्ड स्ट्रेस होता है। क्या होता है, यील्ड स्ट्रेस। ठीक है ना। हाँ, और इन जनरली अगर आपको FY की वैल्यू नहीं गिवन रहेगा तो हम लोग 250 लेकर के मानते हैं। अगर 250 लेकर के इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 0.6 इंटू 250 करेंगे तो आ जाएगा आपको 150। कितना आ जाएगा, 150। यानी हम कहेंगे कि मैक्सिमम परमिसिबल, अगर क्वेश्चंस में अगर FY का ग्रेड नहीं दिया हुआ है तो हम लोग 250 लेके चलेंगे, अगर दिया हुआ है तो वही ग्रेड से कैलकुलेशन करेंगे। तो कहने का मतलब आपसे पूछेगा कि बताओ प्लेट में कितना मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस आएगा, तो इतना आ सकता है। ठीक है ना। एक रात ज़्यादा लेंगे तो आपको दिक्कत हो सकता है। ठीक है ना। हाँ, तो ये आपको डाटा को आप लोग को याद रख लेना है।
अब हम लोग मूव करते हैं कि न्यूमेरिकल्स को कौन कौन सा स्टेप को फॉलो करेंगे तो हमारा न्यूमेरिकल्स आसानी से इजीली बन जाएगा। ठीक है, तो इस टेबल को भी आप बड़े खतरनाक तरीके से याद करेंगे। ठीक है, आपको जो हाईलाइट कराया गया, स्टार लगाया गया, वो चीज़ नहीं भूलेंगे। ये चीज़ मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन प्लेट 0.6 इंटू FY, इसको कॉपी कर लेंगे। और FY क्या है, यील्ड स्ट्रेस है। अगर FY की वैल्यू क्वेश्चंस में नहीं गिवन है तो अपर मान से आपको 250 ले लेना है, यानी माइल्ड स्टील के लिए 250 लेकर के हम लोग सारा कैलकुलेशन कर देंगे। अगर दिया रहेगा FY की वैल्यू तो हम लोग वही लेंगे। ठीक है, तो चलिए इतना कॉपी कर लीजिए, साइड हो जाते हैं। लोग मूव करते हैं कि न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए कौन कौन सी बात को ध्यान में रखना होता है और कैसे कैसे स्टेप को फॉलो करेंगे तो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम ज़्यादा लेंदी ना होगा, यानी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद सबसे पहला काम करेंगे नॉमिनल डायामीटर खोजेंगे। क्या करेंगे, नॉमिनल डायामीटर खोजेंगे। अगर आप जब क्वेश्चंस पढ़ें और नॉमिनल डायामीटर गिवन है तब तो ठीक है, लेकिन कभी कभी केस में क्या होता है कि आप जब क्वेश्चंस बनाने चालू करोगे तो नॉमिनल डायामीटर नहीं गिवन रहता है। जब नॉमिनल डायामीटर नहीं गिवन रहेगा तो उस स्थिति में हम लोग अनविन फार्मूला से नॉमिनल डायामीटर कैलकुलेट करेंगे। जब नॉमिनल डायामीटर आपको कैलकुलेट हो जाएगा तब हम लोग मूव करेंगे कि नॉमिनल डायामीटर के हेल्प से हम लोग ग्रॉस डायामीटर कैलकुलेट करेंगे। ग्रॉस डायामीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे तो नॉमिनल डायामीटर के मदद से। अगर नॉमिनल डायामीटर कैलकुलेट करके लाएं, अगर 25 mm से उसकी डायामीटर छोटा हो जाए या बराबर हो जाएगा तो नॉमिनल डायामीटर में अगर 1.5 mm जोड़ देंगे ना तो आपको निकल जाएगा ग्रॉस डायामीटर। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप ग्रॉस डायामीटर की कैलकुलेशन करना सीख लेंगे। ठीक है ना, जो कि वर्किंग स्टेप है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पिच रहेगा। क्या रहेगा, पिच कैलकुलेट करना होगा। अगर आपने जो पिच कैलकुलेट करके लाए वो पिच की वैल्यू को मिनिमम क्राइटेरिया से चेक कर लेंगे। ठीक है ना, हाँ। अगर आपने एज डिस्टेंस निकाल के लाए तो उस एज डिस्टेंस को मिनिमम क्राइटेरिया से चेक कर लेंगे। ठीक है ना, इतना से कम अगर आ रहा है तो ज़बरदस्ती इतना दे देंगे, इतना से कम आ रहा है तो ज़बरदस्ती इतना दे देंगे। ये सारे जब न्यूमेरिकल्स बनाएंगे ना तो बड़ा आराम से चीज़ समझ आएगा। ठीक है ना, परमिसिबल स्ट्रेस IS कोड के अनुसार प्लेट के लिए अभी अभी देखें क्या होता है 0.6 इंटू FY। FY क्या है, ग्रेड है। क्या चीज़ है, ग्रेड है या यील्ड स्ट्रेस है। FY अगर क्वेश्चंस में नहीं गिवन है तो हम लोग को 250 मेगापास्कल मान लेना है। कितना मान लेना, 250 मान लेना है। ठीक है ना, और कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है ना, अगर गिवन रहेगा तो उतना के लिए कैलकुलेट करेंगे। रिविट के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेबल देखेंगे, जो कि यहाँ पे टेबल ऑलरेडी लगा दिया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद जजमेंट ऑफ थिकनेस प्लेट। थिकनेस प्लेट कौन सा होगा वो कैसे जजमेंट करेंगे। ठीक है ना, हाँ, बड़ा आराम से देख लीजिए। ठीक है, कि सपोज करें कि लैप ज्वाइंट है। ठीक है ना, तो लैप ज्वाइंट में देखेंगे कि दोनों में से कौन प्लेट मोटा है, कौन प्लेट पतला है। जो पतला प्लेट है उसी प्लेट से हम लोग डिजाइन करेंगे। तो हमेशा डिजाइन पतारका प्लेट से होता है। कौन सा प्लेट से होता है, पतारका प्लेट से होता है। लेकिन क्या होता है कि अगर मान लिया जाए कि बट ज्वाइंट है, काची है, बट ज्वाइंट है, ये आपकी बट ज्वाइंट है, ऊपर से ये कवर प्लेट है, नीचे से ये कवर प्लेट है। तो देखेंगे मान लीजिए कि कवर प्लेट 8 mm का है, ऊपर भी कवर प्लेट कितना mm का, 8 mm का है, और मेन प्लेट 10 mm का है। तो इस स्थिति में जो टी मिनिमम का कैलकुलेशन करेंगे ना हम लोग, ये देखेंगे कि टी मिनिमम का जो कैलकुलेशन करेंगे वो देखेंगे मिनिमम ऑफ हम लोग देखेंगे कि ये मेन थिकनेस ऑफ मेन प्लेट, थिकनेस नहीं दिखाई पड़ रहा, टी मिनिमम जो निकालेंगे ना, बड़ा आराम से देख लीजिए कि अगर आपने बट ज्वाइंट की स्थिति में देख रहा है, डबल कवर बट ज्वाइंट की स्थिति में, तो उसमें मिनिमम थिकनेस कौन सा होगा। तो इस स्थिति में टी मिनिमम की अगर बात करेंगे तो होगा मिनिमम ऑफ थिकनेस ऑफ मेन प्लेट, थिकनेस ऑफ मेन प्लेट कॉमा सम ऑफ द कवर प्लेट। ठीक है ना, हाँ। कहने का मतलब ये हुआ ना कि कवर प्लेट का जोड़ करके और ये मेन प्लेट को देखेंगे, दोनों में से जो ननका होगा ना वही हो जाएगा थिक टी मिनिमम।
तो यहाँ पे देखिए तो मेन प्लेट कितना है दिखाई पड़ रहा होगा। तो सर मेन प्लेट 10 mm है। कितना mm है 10 mm। लेकिन सम ऑफ द कवर प्लेट करेंगे तो 8 mm 8 mm 16 mm हो जाएगा। कितना mm हो जाएगा 16 mm। तो 16 बड़ा है कि 10, तो हम लोग बोलेंगे कि सर 10 बड़ा है, यानी टी मिनिमम की वैल्यू हो जाएगा 10। ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप कैलकुलेट करोगे। कभी कभी की स्थिति में क्या रहता है ना कि थिकनेस ऑफ कवर प्लेट नहीं दिया रहता है, आपको सिर्फ थिकनेस ऑफ मेन प्लेट दिया रहता है। तो उस स्थिति में आप थिकनेस ऑफ कवर प्लेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप इधर को थोड़ा सा कॉपी कर लीजिएगा। थिकनेस ऑफ कवर प्लेट निकालना है तो थिकनेस ऑफ कवर प्लेट बराबर होता है 5/8 गुने थिकनेस ऑफ मेन प्लेट। ठीक है ना। ये लिखा हुआ कवर प्लेट, थिकनेस ऑफ कवर प्लेट, आप लोग समझ जाइएगा। नीचे दिखा पड़ा ना थिकनेस ऑफ कवर प्लेट, हाँ समझ जा रहा है। ठीक है ना। इसका होता है थिकनेस ऑफ मेन प्लेट। देखिए एक एग्जांपल कैलकुलेट करके बताते हैं कि अगर आपको मेन प्लेट का थिकनेस अगर 16 mm है, कितना mm है, सपोज करिए कि मेन प्लेट का थिकनेस 16 mm है, तो कवर प्लेट कितना लेना होगा। तो कुछ नहीं, यहाँ पे क्या करेंगे 5/8 गुने मेन प्लेट को 16 कर देंगे, यानी आपको 2 बार में कट जाएगा, यानी 5 दूनी 10, यानी हो जाएगा थिकनेस ऑफ कवर प्लेट 10 हो जाएगा। यानी आप ऐसे करके थिकनेस ऑफ कवर प्लेट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ऐसा बोल दीजिए कि थिकनेस ऑफ मेन प्लेट 16 mm है, तो सर कवर प्लेट बताओ, तो 5/8 गुने 16 कर दो, यानी यहाँ से कैलकुलेशन आ जाएगा कितना 2 बार में, यानी 5 दूनी 10, यानी कवर प्लेट का थिकनेस कितना आ गया 10 mm। यानी जब 16 mm का प्लेट लोगे तो कवर प्लेट अगर क्वेश्चंस में नहीं दिया है तो आप इस तरह से कवर प्लेट की कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है। तो ये हुआ कुछ कवर प्लेट की कैलकुलेशन। ठीक है। चलिए कवर प्लेट का जजमेंट कर लिए, टी मिनिमम जजमेंट कर लिए, सब कुछ कर लिए। ना कैलकुलेट करने के बाद अब हम लोग को स्ट्रेंथ कैलकुलेशन करना पड़ता है, यानी प्लेट का कितना स्ट्रेंथ है और जो रिविट यूज कर रहे हैं उस रिविट का कितना स्ट्रेंथ है, शियरिंग के केस में कितना है, बियरिंग के केस में कितना है। तो वही चीज़ को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। अगर प्लेट पूरी तरह से सॉलिड है, उसमें होल नहीं किया गया है, तो उस स्थिति में वो प्लेट का जो स्ट्रेंथ होगा सिग्मा टी इंटू बी इंटू टी मिनिमम। सिग्मा टी कहाँ से मिलेगा, यानी सिग्मा टी के जो वैल्यू आएगा वो प्लेट के लिए 0.6 इंटू एफ वाई आएगा। बी क्या रहेगा, वो प्लेट का कितना चौड़ाई है, बीथ है, वो बी होगा। टी मिनिमम क्या है, जो अभी अभी पतर का प्लेट कैलकुलेट करके लाए हैं। चलिए ये वाला से आप कैलकुलेट कर लोगे। अगर यही टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट विथ एन होल, अगर ऐसा पूछ दिया जाए कि कोई एक प्लेट है और उसको टीयरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट करिए और उसमें एन होल कर दिया गया है, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि सिग्मा टी कर देंगे बी माइनस एन डी नॉट इंटू टी मिनिमम। इसकी वैल्यू होगा 0.6 इंटू एफ वाई। बी क्या है, बीथ ऑफ प्लेट, एन क्या है, नंबर ऑफ होल, डी क्या है, डायमीटर ऑफ होल, और टी क्या है, पतार का प्लेट का थिकनेस। ठीक है। चलिए इतना बात आपको समझ आ गया। उसके बाद टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ पर पिच पूछेगा, तो पर पिच के लिए हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे सिग्मा टी इंटू पी माइनस डी नॉट इंटू टी मिनिमम। सिग्मा टी क्या है 0.6 इंटू एफ वाई, पी क्या है, पिच लेंथ क्या है, पिच लेंथ है, और डी नोट क्या है, डायमीटर ऑफ, नॉमिनल डायमीटर है, यानी डायमीटर ऑफ होल बोल सकते हैं। टी मिनिमम क्या है, पतार का प्लेट का थिकनेस है। उसके बाद टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, पर पिच में अगर सॉलिड प्लेट का थिकनेस कैलकुलेट करना है तो सिग्मा टी इंटू पी इंटू टी मिनिमम। इस चीज़ को हम लोग कैलकुलेट करेंगे इफ़िशियंसी निकालने में। तो आपके जो काम की बात है वो ये वाला याद रखना है और ये वाला याद रखना है। यही दो चीज़ आपको मैक्सिमम स्थिति में कैलकुलेट करने को देखने को मिलेगा। बाद बाकी ये दोनों भी आपको कभी कभी 4 नंबर वाले क्वेश्चंस में दे सकता है। तो इस सारे पर हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। हाँ, जब इतना कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको बियरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना होगा रिविट का। किसमें, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिविट
इन पर पिच में कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा सिग्मा बी इंटू डी नॉट इंटू टी मिनिमम। सिग्मा बी कहाँ से पता चलेगा? तो आईएस कोड से पता चलेगा कि किस टाइप के आप रिविट यूज किए हैं, उसके अनुसार सिग्मा बी की वैल्यू वेरी करेगा। अगर पावर ड्राइवन 100 पे रिविट यूज किए हैं तो सिग्मा बी की वैल्यू 300 मेगापास्कल होगा। अगर पावर ड्राइवन फील्ड रिविट यूज किए हैं तो सिग्मा बी की वैल्यू 250 लेना होगा। अगर आपने हैंड ड्राइवन फील्ड रिविट लिया है तो सिग्मा बी की वैल्यू 225 लेना होगा। अगर आपने फील्ड रिविट ही लिया है लेकिन पावर ड्राइवन है तो सिग्मा बी की वैल्यू जो लेना होगा वो 270 मेगापास्कल लेना होगा। कहाँ से बता रहे हो सर? टेबल से देख लो, ठीक है। डी नोट क्या है? डायमीटर ऑफ होल, और टी मतलब थिकनेस ऑफ पतरका प्लेट। सब चीज़ में एक ही चीज़ कॉमन देख रहे हैं, थिकनेस ऑफ पतरका प्लेट से ही हम लोग सारा कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं। उम्मीद है इतना बात आप लोग को समझ आ रहा होगा। तो इसको टाइम देते हैं कॉपी करने के लिए, तब तक आप लोग कर लीजिए कॉपी और उधर करते हैं इरेज। उम्मीद है कॉपी कर लिए होंगे रोक करके। अब इधर थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, इधर 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 ये क्राइटेरिया को थोड़ा सा मिटाते हैं। अगर बात किया जाए ऐसा, इस सारा चीज़ को आप लोग क्या कीजिएगा, मिला लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए उसके बाद क्या होता है, शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिविट कैलकुलेट करना होता है। शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिविट, रिविट का शियरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना होगा तो इसमें दो बात आएगा। एक सिंगल शियर, फोर अगर सिंगल शियर के लिए रहेगा तो सिंगल शियर के लिए हो जाएगा, शियरिंग स्ट्रेंथ को बोलेंगे पी एस से, और बेयरिंग स्ट्रेंथ को बोल दो पी बी से, और टीयरिंग स्ट्रेंथ को बोल दो पी टी से। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसका होगा टॉ भी एफ इंटू पाई इंटू डी नोट बाई 4 का होल स्क्वायर। ऐसा हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे सिंगल शेयर के लिए। अगर डबल शेयर की बात करें तो डबल शेयर के लिए बोलते थे पी एस बराबर, या पी एस एस बोल दो ना, डबल शेयर कैसे बोल दो, तो 2 गुने टॉ भी एफ इंटू पाई बाई 2 इंटू डी नॉट के होल स्क्वायर। ये टॉ भी एफ क्या है? तो शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिविट है। क्या चीज़ है? शियरिंग स्ट्रेस ऑफ रिविट है। लिख देते हैं शियरिंग स्ट्रेस ऑफ रिविट है। मैंने कैसा? तो परमिसिबल। कहाँ से पता चलेगा? तो सर कोड से पता चलेगा। तो आप बड़े आराम से इसको समझ लीजिए किस टाइप के रिविट है, उसके अनुसार ये सारे डाटा को लेना पड़ता है। न्यूमेरिकल्स में एक एक करके समझ आएगा। आपने शियरिंग निकाल लिया, बियरिंग निकाल लिया और टीयरिंग निकाल लिया, तो आपसे यहाँ से क्वेश्चंस पूछेगा कि बताओ रिविट वैल्यू बताओ, रिविट वैल्यू बताओ, कौन सा वैल्यू बताओ? रिविट वैल्यू बताओ। तो रिविट वैल्यू बड़े आराम से बता देंगे। आर भी बराबर लिखेंगे मिनिमम ऑफ शियरिंग स्ट्रेंथ पी एस इंटू पी बी। शियरिंग स्ट्रेंथ और बियरिंग स्ट्रेंथ में जो नन का वैल्यू होगा वही आपके आ जाएगा रिविट वैल्यू। रिविट वैल्यू निकाले भर देरी है, रिविट वैल्यू निकाले भर देरी है। अगर आपको लोड गिवन है तो नंबर ऑफ रिविट निकाल सकते हो। रिविट वैल्यू निकाले भर देरी है, रिविट वैल्यू निकाले भर देरी है। आपको अगर लोड गिवन रहेगा तो नंबर ऑफ रिविट निकाल सकते हो। तो अगर लोड गिवन है, रिविट वैल्यू कैलकुलेट कर दिया, अगर लोड गिवन है और रिविट वैल्यू कैलकुलेट कर दिया तो आप यहाँ से नंबर ऑफ रिविट निकाल सकते हैं कि कितना रिविट की ज़रूरत है। नंबर ऑफ रिविट, तो नंबर ऑफ रिविट बराबर होता है लोड बट्टा रिविट वैल्यू। ठीक है ना, यहाँ से कैलकुलेशन करोगे। ठीक है ना, हाँ। उसके बाद आपको निकालना होता है इफिशियंसी। क्या निकालना होता है? इफिशियंसी ऑफ ज्वाइंट। तो इफिशियंसी ऑफ ज्वाइंट के लिए आपको क्या कैलकुलेशन करना होता है उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। इफिशियंसी ऑफ ज्वाइंट के लिए आपको स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट निकालना होता है, और स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट हम लोग हमेशा पर पिच में निकालते हैं। काची में निकालते हैं?
पर पिच लेंथ में निकालते हैं। तो इस चीज़ को आप समझिए कि स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट निकालना हो, अगर आपको स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट निकालना हो तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट बराबर होता है मिनिमम ऑफ शियरिंग स्ट्रेंथ, टियरिंग स्ट्रेंथ एंड बियरिंग स्ट्रेंथ। ये तीनों में से जो नन का वैल्यू आएगा ना वही होगा स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। ये किस में निकलते हैं तो इस बात को ध्यान देना, हमेशा पर पिच में कैलकुलेशन करते हैं। कहाँ पे? पर पिच में कैलकुलेशन करते हैं। ये शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिविट भी कहाँ कैलकुलेट किए हैं तो सर पर पिच में ही कैलकुलेट किए हैं। कहाँ पे कैलकुलेट किए हैं तो सर पर पिच में ही कैलकुलेट किए हैं, पर पिच में ही कैलकुलेट किए हैं। सर ये बियरिंग स्ट्रेंथ भी किस में कैलकुलेट किए हैं? पर पिच में ही कैलकुलेट किए हैं। तो इस बात को ध्यान होना चाहिए, जब स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट निकाल रहे हैं तो पर पिच में ही कैलकुलेशन करके जवाब देना आसान होता है। ठीक है। हाँ, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट निकालने भर देरी है, आप इफिशियंसी निकाल लोगे। इफिशियंसी बराबर होता है स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, ये पर पिच में निकाले हैं, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट इन पर पिच, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट पर पिच डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट पर पिच इंटू 100 इसलिए लिख रहे हैं ना बाबू, का है कि हम लोग परसेंटेज में ही इफिशियंसी को बताते हैं। अगर इसकी इफिशियंसी को शॉर्ट में लिखें तो मिनिमम ऑफ, ऐसा लिख दो, मिनिमम ऑफ PS, PT एंड PB डिवाइडेड बाय, इसको फॉर्मूले के टर्म में सॉलिड प्लेट का स्ट्रेंथ लिखो, टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट पर पिच में सिग्मा T इंटू P इंटू T मिनिमम इंटू 100, ऐसे कैलकुलेट कर लोगे। यहाँ तक आप कैलकुलेट कर लोगे, डिजाइनिंग का लगभग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। बस सबसे पहले फिर से 5 मिनट में रिकॉल कर देते हैं। सबसे पहले डायामीटर कैलकुलेट करो, नॉमिनल डायामीटर, अगर नहीं है तो आप क्या करो, अनविन्स फार्मूला को हेल्प लो। अगर अनविन फार्मूला से नॉमिनल डायामीटर निकाले बट देरी है, क्या निकाल दो, ग्रॉस डायामीटर। जैसे ही ग्रॉस डायामीटर निकला बस हम लोग क्या कर देंगे, आगे की प्रोसेस में बढ़ जाएंगे। आगे की प्रोसेस में बढ़ेंगे, पिच को चेक कर लेंगे, मिनिमम पिच को, और इन डिस्टेंस को चेक कर लेंगे। बस हम लोग निकाल देंगे स्ट्रेस टेबल से रिविट किस तरह का यूज कर रहे हैं उसके अनुसार टेबल से स्ट्रेस कैलकुलेट कर लेंगे, प्लेट का और रिविट का। प्लेट का एक ही बात 0.6 इंटू FY, रिविट का टेबल का सहारा लेंगे कि किस टाइप के रिविट यूज करें। इतना कैलकुलेट करने के बाद हम लोग कैलकुलेट कर देंगे थिकनेस ऑफ प्लेट का। चिका थिकनेस ऑफ प्लेट अगर लैप जॉइंट है तो दोनों में से जो पतार का होगा वही होगा T मिनिमम। अगर T मिनिमम हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, अगर बट जॉइंट है तो हम लोग देखेंगे दोनों कवर प्लेट के जोड़ करके और मेन प्लेट से तुलना करेंगे। जो बड़ा वाला वैल्यू होगा उसको नहीं लेना है, छोटा वाला को ले लेना। इन केस अगर आपको कवर प्लेट का थिकनेस नहीं गिवन है तो उस स्थिति में मेन प्लेट की हेल्प से कवर प्लेट का थिकनेस कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अगर मेन प्लेट का थिकनेस का 5/8 गुना होता है कवर प्लेट, ठीक है ना, तो इस चीज़ को आप समझ लो और कैलकुलेट कर लोगे। स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर लेंगे, सॉलिड प्लेट का, टियरिंग स्ट्रेंथ, सॉलिड प्लेट का, होल वाला प्लेट का, ये वाला प्लेट का, ये वाला प्लेट का, जिसकी जब जरूरत होगा तब कैलकुलेट करेंगे। ज़्यादातर केस में आपको जो ज़रूरत आने वाला है वो टियरिंग स्ट्रेंथ पर पिच जो आएगा, ये वाला ज़्यादातर यूज आएगा, और दूसरा टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, सॉलिड प्लेट, ये इफिशियंसी निकालने में काम आएगा और ये रिविट वैल्यू निकालने में काम आएगा। ठीक है ना। हाँ, इतना कैलकुलेट करने के बाद बेयरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर लेंगे, बस शेयरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर लेंगे, ये आपके निकलेगा टेबल से। बस यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद रिविट वैल्यू निकाल लेंगे, मिनिमम ऑफ PB एंड PS, बस वहाँ से रिविट वैल्यू कैलकुलेट करेबर दे रही है, लोड गिवन रहेगा, लोड के हिसाब से हम क्या कर लेंगे, नंबर ऑफ रिविट निकाल लेंगे, नंबर ऑफ रिविट निकाल कर डिजाइन कर देंगे। ठीक है, बस इतना ही। अगर इफिशियंसी निकालना हो तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट निकालना होगा और स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट पर पिच में निकालनी है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स चलेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। अगले क्लास में न्यूमेरिकल कंटिन्यू होगी। ठीक है, आज का क्लास इतना ही।